दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। तो सर ने मुझे मतलब इसी भाषा में कहा, अबे मारूंगा तुझे, समझ में नहीं आती है बात। तो इस तरह से फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती करके मतलब मेरा फॉर्म जो है भरवा दिया इलाहाबाद बोर्ड से। तो गांव वाले ये सोचते थे कि पढ़ेगा कैसे, तो इसको तो पढ़ना ही नहीं आएगा, ये तो फालतू का है, इसको क्या है, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन बाद में जो है सब कुछ सही हो गया। 91.2 NIVR चलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVR छेड़ोदून पर मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आरजे गौरव। तो दोस्तों आज जो है मेरी बात कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी से मुखातिब हैं और इसमें मेरे साथ होने वाले हैं TCA-B में ब्रेल इंस्ट्रक्टर भोला सर, और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि ये हमारे NIEPVD मॉडल स्कूल के एलुमनाई भी हैं। तो आज सर से इस कार्यक्रम के अंतर्गत बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सर, आप अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम भोलानाथ है और मैं 91 में इस संस्थान में आया था। उसके बाद नर्सरी क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था। उसके बाद मैं 91 से लेकर के 2006 में मैंने 12th पास आउट हो गया था जी। 2006 के बाद फिर मैंने 2007, 8, 9, 10 मतलब कि ये 4 साल तो थे, ये BA BEd कोर्स चलता था यहाँ पे इंटीग्रेटेड 4 ईयर का, उसमें आया मैं। फिर उसके बाद 2010 के बाद मैंने कुछ समय तक MBA में काम किया था। तो MBA में जैसे स्लेट वगैरह चेक करता था। उसके बाद फिर मेरे से कहा गया कि यहाँ NIVH में पोस्ट निकल रही है ब्रेल इंस्ट्रक्टर की। तो मतलब ये था कि उम्मीद नहीं थी मुझे कि मैं ये सोच रहा था कि यहाँ कहाँ होगा, मेरा कौन लेगा मुझे यहाँ पे। लेकिन फिर सबने मुझे प्रेरित किया तो मैंने फॉर्म डाला, तो अब आज यहाँ हूँ मैं। जी। तो इस जिंदगी की शुरुआत कब से और कहाँ से हुई, अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए मेरा जन्म 1985 में हुआ था, 12 जून। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ जी। ठीक है। तो बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा और मम्मी, मतलब मेरे पापा यहीं रहते थे, शुरू से यहीं रह गए। माचिस की फैक्ट्री हुआ करती थी यहाँ पे, तो यहीं पे काम करते थे वो। तो सीमेंट फैक्ट्री भी थी, माचिस फैक्ट्री भी थी, दोनों में मेरे पापा ने काम किया। फिर कुछ समय बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई, है ना। तो उसके बाद फिर मेरे पापा सब्जी बेचने लग गए थे यहीं पे। जी जी। तो फिर सब्जी बेचते बेचते उन्होंने मुझे पढ़ाया और फिर आज मैं इस योग्य हो गया हूँ। जी। तो बाय बर्थ ब्लाइंडनेस है आपकी जी। तो आपको NIVH के बारे में कैसे पता लगा? मैंने आपसे कहा ना, NIVH में मेरा मतलब ये था कि मेरा जो जन्म है यही हुआ मेरा जन्म। अच्छा। मैं शहर में ही पैदा हुआ, मतलब देहरादून में ही। हाँ। तो हम लोग किराए पे रहा करते थे, तो मेरा जन्म यही हुआ था। तो यहाँ पर उस समय पर एक अनसुईया मैडम हुआ करती थी, शर्मा मैडम, अनुसुईया शर्मा मैडम। हाँ, जी। तो उनसे जान पहचान हो गई थी मेरे पापा की। तो वो एक दिन मेरे घर आई मेरे जन्म होने के बाद। किसी ने मतलब बताया होगा उन्हें। तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का तो
यहाँ पढ़ सकता है। तो उन्होंने उसी टाइम मेरा नाम वगैरह लिख करके ले गए थे, फिर उन्होंने मेरा यहाँ एडमिशन करवा दिया था जी 5 साल में। सर एक बहुत फनी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जब आपने बताया कि आप 91 में यहाँ आए और 6 में 12वीं पास की तो इसमें आपने कौन कौन सी क्लासेस दोबारा रिपीट की है? देखिए, क्लास रिपीट तो सन तो याद नहीं है, बट मैं बता दूं कि 3rd क्लास में एक बार मैं फेल हो गया था। ठीक है, 3rd क्लास में मैं हुआ था आपका। किस वजह से? किस वजह से क्या मतलब, लिखना तो आता था मगर स्पीड कम थी मेरी। तो 5वीं में एक बार संस्कृत में हुआ था जी। ठीक है जी। उसके बाद नहीं हुआ। तो फिर भी मतलब क्योंकि यहाँ बैठते हैं 2 साल ज्यादा और आप हैं पुराने टाइम के NIVH में पढ़े हुए, तो ऐसा क्या कुछ खास था? क्योंकि 2 तो आपने रिपीट किए और 2 साल और फालतू रहते हैं, तो और क्या ऐसा था यहाँ पे जिस वजह से आपने 2 साल और लगाए? नहीं, कुछ नहीं, और तो ऐसा कुछ था नहीं। नहीं तो 91 के बाद सीधा आपने 6 में की, तो यहाँ बैठते हैं 16। तो मुताबिक तो आपकी 2 में होनी चाहिए थी। 2 साल आप यहाँ रिपीट हुए, 4 हो गए। तो कोई प्ले ग्रुप या कुछ ऐसा कुछ भी था क्या उस टाइम? ना, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था जी। तो उसके बाद जब आप यहाँ पर BA BEd में आए, BA BEd में किस तरीके से होता था, क्या चलता था? देखो, BA BEd में क्या होता था कि स्पेशल BEd है, आपको तो पता ही है। हाँ, है ना। स्पेशल BEd में क्या होता है कि ब्रेल सिखाई जाती है, ब्रेल का एक अलग से क्लासेस होता है ना। टेलर फ्रेम वगैरह सिखाते थे, और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे ही होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर इंग्लिश हो गई। हिस्ट्री नहीं था मेरे पास BEd में, हिंदी भी नहीं था जी। तो मेरे पास था ब्रेल, तो होगा ही होगा, कंपलसरी है, टेलर फ्रेम और इंग्लिश और ये आपका पॉलिटिकल साइंस जी। ये सब्जेक्ट हमारे पास थे BA BEd में। बाकी मोबिलिटी वगैरह तो होती थी BA BEd में, तो यही सब कराया गया हम लोगों को। जी। तो उसके बाद जब BA BEd में आने के बाद में थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पहले कि आप बाय बर्थ VI हैं, तो आपने कहीं चेकिंग वगैरह भी करवाई अपनी आंखों की? जी। चेकिंग वगैरह तो करवाई है सीतापुर में। हाँ। मेरे मम्मी पापा ने करवाई थी। तो अब क्या था कि उस समय पर सीतापुर में गए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ऐसा है, दवाई वगैरह डालो आँख में, ठीक हो जाएगा। अब वहां से आ गए, 10-15 दिन की दवाई दी उन्होंने, 10-15 दिन दवाई डाली, फिर गए दिखाने के लिए, फिर उन्होंने दवाई लिखी, मतलब दवाई ऐसे लिखते चले गए, तो नहीं हुआ वहां से ठीक। फिर एक आरन सिंह यहाँ पे डॉक्टर थे, शायद धर्मपुर में, अभी है कि नहीं है मैं जानता नहीं हूँ जी। लेकिन आरन सिंह ने मुझे साफ क्लियरली कह दिया था कि इनकी आंखें नहीं हो सकती ठीक, चाहे आप जितने भी पैसे खर्च कर लें, नहीं हो सकता। जी। तो अब आगे चलते हैं सर। पारिवारिक सपोर्ट आपका किस तरीके से रहा जब पता लगा कि आप VI हैं? पारिवारिक सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा। मेरे मम्मी पापा अच्छे से मतलब रहे मेरे साथ। स्कूल का उन्हें पता ही लग गया था। तो एक चीज बताऊं आपको कि जब मैं शुरू में यहाँ आ रहा था ना, एडमिशन हो रहा था मेरा, तो मेरी मम्मी मुझे छोड़ नहीं रही थी। तो वो सोच रही थी कि अरे कैसे रहेगा, क्या होगा। लगता है ना कि पहली बार जब कोई जाता है तो फिर लगता ही है वो तो। तो उन्हें लग रहा था। तो उसके बाद लोगों ने समझाया कि भाई देखो, आप ही नहीं है, कई बच्चे हैं यहाँ पे जिनके साथ ये रहेंगे, पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, है ना। तो आपको चिंता की बात नहीं है। फिर अनुसुईया मैडम ने बहुत गाइड किया था, ये बात है जी। तो इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपने शौक क्या क्या रखे अपने? आपके शौक क्या क्या हैं? शौक कोई खास नहीं। शौक तो मेरा म्यूजिक का है, और आपको बताऊं कि मैंने म्यूजिक से प्रभाकर किया हुआ है। जी। प्रभाकर मैंने किया था 2010 के आसपास में कर लिया था मैंने। और म्यूजिक से मैंने प्रभाकर किया है। काशीराम सर हुआ करते हैं, उन्होंने मुझे म्यूजिक कराया था जी। और ये शौक है मेरे। बाकी मैं गाने वगैरह गाता हूँ, मुझे मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत पसंद है। और आपको बताऊं कि मुझे मोहम्मद रफ़ी के 185 के आसपास गाने याद हैं। जी। तो उनमें से कुछ एक अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
तो रफ़ी साहब का गाना एक याद आता है मुझे, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है, दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। ये गाना वाह, बहुत अच्छा। निश्चित रूप से आप गाते हैं। और म्यूजिक में जो है प्रभाकर करने का आपने कहाँ से सोचा, कैसे, क्या प्रेरणा रही? देखिए, प्रभाकर के लिए ऐसा था कि मैं सोच नहीं रहा था करने के लिए, मेरा तो मन ही नहीं था, है ना। पर क्या था कि छठी में जब मैं पढ़ता था तो मुझे सर ने कहा कि भाई आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गा सकते हो, आपको तो म्यूज़िक से करना चाहिए। तो मैंने कहा सर ऐसा म्यूज़िक से कैसे गाऊंगा, मैं राग वगैरह तो गा ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं है राग वाग क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो सर ने मुझे मतलब इसी भाषा में कहा, अबे मारूंगा तुझे, समझ में नहीं आती है बात। तो इस तरह से फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती करके मतलब मेरा फॉर्म जो है वो भरवा दिया इलाहाबाद बोर्ड से, ना प्रयाग से। तो विधिचंद सर हुआ करते थे, उनके यहाँ सेंटर पड़ता था हमारा, तो उन्हीं के हम पेपर वगैरह देने जाते थे, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों। तो वहीं से हमने प्रभाकर किया जी। और उसके बाद काफी समय से आप यहाँ हैं जी। तो और कुछ करने का तो फिर क्या कुछ ही मतलब क्या ही सोचा होगा? नहीं और तो क्या कर सकता हूँ, और तो बस कर लिया जो करना है, पढ़ा रहा हूँ आजकल बच्चों को बस। तो बच्चे काफी कोऑपरेट करते हैं क्लासेस में? हाँ जी, कोऑपरेट तो करते हैं। काफी बढ़िया, मतलब सपोर्ट रहता होगा। सपोर्ट रहता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपसे जान लेते हैं, जैसे बच्चे तो वहाँ पर हर टाइप के आते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, कुछ साइटेड हैं, कुछ वीआई हैं, कुछ ग्रामीण इलाके से हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं हमें बता दीजिए जो आप मतलब बच्चों को ब्रेल सिखाने में हर बार फेस करते ही करते हैं। कुछ समस्याएं जो होती है ना भाई, ये तो आनी ही आनी है हर बैच में बच्चों के साथ में, वो बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव से आते हैं, उनको पहली बार अगर हम स्लेट पकड़ाते हैं ना तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बोलते हैं अरे ये क्या चीज़ है, ये तो हमें आएगा ही नहीं। तो फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं आएगा। तो कहते हैं सर कैसे आएगा। तो फिर हम उनको आपने देखा होगा टैबलेट्स जो दवाइयाँ होती हैं, हाँ। उनकी 6 जो पत्ते होते हैं, 6 उनमें से 6 गोलियां हमने काट दी, है ना। 6 गोलियां काट दी और उसके बाद हमने उन बच्चों को उन्हीं 6 गोलियों के माध्यम से सिखाया कि देखो 1 2 3 4 5 6, 3 एक तरफ हो गई, 3 एक तरफ हो गई। तो इससे मैं मतलब बच्चों को बहुत काफी गाइडेंस भी मिला, हमने ऐसा सिखाया उन्हें, तो इससे उन्हें बहुत कुछ समझ में आया जी। और कोई समस्या कुछ ऐसी रही हो? और समस्या तो कुछ नहीं, ज्यादा कोई खास समस्या नहीं रही है। बाकी तो जो ये फौज वगैरह से आते उनके साथ आती है समस्या, वो थोड़ा कहते हैं अरे सर ये क्या है, ये कैसे होगा, ये तो हमें आएगा ही नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा अरे सर ये तो छेद सा पेपर में करते हैं, क्या है ये, तो कुछ समझ में कोई, हमें इस चीज की वैल्यू होगी कोई। हमने कहा क्यों नहीं होगी। तो मतलब वही सब ये लोग सोच करके फिर कहते हैं अरे। तो उस सोच को आप मतलब किस तरीके से मोटिवेट कर करके लोगों को वो करते हैं?
उत्साह बढ़ाते हैं, हाँ, कहते हाँ। हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ आएगा। हम्म, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं हार होती, नहीं होती। है ना। हम्म, तो वही सब हम कहते रहते हैं। हम्म। तो क्योंकि आपके बहुत आप गरीब फैमिली से थे और पापा भी आपने बताया सब्जी बेचने का काम किया, उससे पहले फैक्ट्री में थे, सामाजिक तौर पर आपको किस नजरिए से देखा जाता था जब आप बाहर निकले? देखिए, मैं ज़्यादातर तो गांव में रहा नहीं, मैं शहर में रहा हूँ। इसलिए गांव में लोग क्या कहते हैं कि गांव में मैं गया ही नहीं, बहुत कम गया हूँ। एक दो बार गया भी हूँ, तो गांव वाले ये सोचते थे कि अरे पढ़ेगा कैसे, तो इसको तो पढ़ना ही नहीं आएगा, ये तो फालतू का है, इसको क्या यार, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन बाद में जो है सब कुछ सही हो गया। जब मैं यहाँ से गया 5वीं छठी के बाद, क्योंकि हम गांव बहुत कम जाते हैं, तो 5वीं छठी के बाद गया तो गांव वालों ने कहा अरे वाह, इस कैसे पढ़ते हैं ये लोग। फिर हमने उनको दिखाया कि देखो ये हमारी ब्रेल स्लेट होती है, ये हमारी स्टाइलस होती है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो उनको जाके थोड़ा सा मोटिवेट हुए वो लोग। जी। सो सर, यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप फिर अपनी आवाज के द्वारा हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाएं। क्या क्या सुनाना चाहेंगे आप? सुनाए कि एक गाना है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में, मेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। ये वाह, है। बहुत सुंदर शब्द भी हैं इस गाने के। और ये निश्चित रूप से ही आप क्या मानते हैं कि जो जैसे पुराने गाने थे उनमें तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अर्थ निकलता ही था, चाहे वो श्रृंगार रस प्रधान भी हों या वैसे गाने भी हों, लेकिन वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मैसेजेस जो है छोड़ करके जाते थे, क्योंकि आप म्यूजिक फील्ड से भी हैं। और जो नया म्यूजिक है वो तो गाने बस कह लीजिए नाम मात्र के ही गाने होते हैं। इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए ऐसा है कि लोग कहते हैं ना कि नामात मतलब नए गाने अच्छे नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि नए गाने भी अपने आप में कुछ मायने रखते हैं। अभी क्या कहते हैं, आपने वो सुना होगा कि ये अरिजीत सिंह का तुझे याद कर लिया है आयात की तरह, ये है ना। तो ये देखो इसमें क्लासिकल आया, तो मेरे हिसाब से ये है कि नए गाने में भी कुछ है। कुछ गाने छोड़ दीजिए, लेकिन आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा रुख जो है म्यूजिक ने मोड़ा है, बहुत ज्यादा चीजों में बदलाव हुआ है। आजकल नई टेक्नोलॉजी से रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लेकिन वो आवाज को गायब करते जा रहे हैं। देखिए आवाज को तो गायब कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या बताएं इस बारे में। तो ये है कि आजकल आप जानते ही हैं कि कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं, लोग गले में लगा देते हैं, उससे थोड़ा सा ये हो जाता है ना। तो यही सब है। बहरहाल नई पुरानी चीजों में ही इसको हम सीधा NIVH से जोड़ना चाहेंगे। जिस समय आप NIVH में थे और आज का NIVH, किन किन चीजों में और क्या क्या बदलाव आप अपने, क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया होगा, उनमें आप क्या क्या किस किस तरीके के अच्छे बदलाव देखते हैं?
NIVH में तो देखिए ऐसा है, पहले जब हम लोग थे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, नोट्स वगैरह बनाने पड़ते थे अपने आप। बहुत कम था कि अ, मतलब ये था ना कि कैसेट वगैरह तो खैर मिलती थी, ये तो बात है, लेकिन फिर भी मेहनत बहुत थी क्योंकि नोट्स वगैरह हमें खुद ही बनाने पड़ते थे जी। तब क्या होता था, टेप रिकॉर्डर होता था एक, और सबको एक टेप मिल जाना, सबको अलग से एक टेप पर्सनली मिलना, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात थी। तो होता ये था कि मतलब टेप रिकॉर्डर हर क्लास में 2 मिलते थे, जैसे एक लड़कियों में हो गया, एक लड़कों में हो गया, बॉयज में चला गया। तो उसमें भी दिन बना लिए कि भाई इतने दिन बॉयज, इतने दिन ये व्यक्ति रखेगा, इतने दिन ये व्यक्ति रखेगा। तो ये होता था, तो बहुत मेहनत थी उस टाइम पे। और आज ये NIVH देखिए, आप देख रहे हैं मोबाइल आ गए, मोबाइल में मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड से सारी चीजें आपको मिल जा रही है, ऑडियो जी, जो भी आपके पास पढ़ने के लिए सामग्री मटेरियल चाहिए। पहले नहीं था ये सब, पहले बहुत कम होता था, है ना। तो यही सब है, ये चेंजेस देखा मैंने। और दूसरी बात, खाना पहले मतलब था, मतलब अच्छा था, लेकिन आज के और पहले में बहुत फर्क है। हम लोगों को तो बहुत चीजें पहले नहीं भी मिला करती थी, अब तो मिलने लग गई हैं। पहले मान लीजिए अंडे वगैरह जो यहाँ मिलते हैं बच्चों को, पहले नहीं मिलता था ये जी। पहले केवल 10th और 12th वालों को मिलता था, जो एग्जाम, वो भी डाइट में, हाँ वो भी डाइट में, ठीक है। तो अब क्या है, अब आप देख रहे हैं कि सबको मिलता है एक एक सुबह के टाइम पे जी। शायद मैं तो अब रहता नहीं हूँ, लेकिन मतलब बच्चों ने, वो तो डे हैं अलग अलग, तो वही मिलता है सुबह के टाइम पे। पहले ऐसा नहीं था, पहले नहीं था जी। जी। और बुक्स वगैरह की क्वालिटी, क्योंकि बुक्स हम सुनने में यह आता है कि यहाँ के प्रेस की पहले के मुकाबले अब तो खैर बहुत सुधार हुआ है, हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले इतना वो नहीं था। तो बुक्स में क्या देखते हैं आप? देखिए ब्रेल बुक्स में तो पहले की तरह तो अब नहीं है। खैर पहला तो बहुत, अब की जो पहले की तरह है वो बहुत अच्छा है अब, मतलब ठीक है ना। पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब है, अब तो बहुत बढ़िया हो गया जी। पहले क्या होता था, एक बुक बहुत लेट छप रही है, फिर बाद में अभी आएंगी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जल्दी जल्दी काम हो रहा है NIVH में, ये तो बहुत अच्छी बात है ना जी जी। तो जल्द से जल्द, मतलब जितनी जल्दी हो सके बुकें मिल जा रही है लोगों को। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, खुद छापो किताब, मतलब एक प्रिंट बुक लाओ, फिर उसमें से किसी को ढूंढो, राइटर वगैरह करो, उसमें क्या है वो आपको डिक्टेट करेगा, फिर आपको बुक छापनी पड़ेगी ब्रेल में, तो ज्यादा समय भी लगता था उसमें ना। अब नहीं लगता ये, हाँ अब तो फटाफट कंप्यूटराइज और वो सब हो चुका है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जो नए अभी जो हमारे श्रोता हैं, जो अभी NIVH में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें आप सर से जान सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैं डिटेल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले के मामले में मैं भी काफी टाइम से यहाँ हूँ, 10-12 साल हो गए मुझे भी, तो बहुत बहुत चीजों में बदलाव दिखा। रास्ता है, सड़क है, आने जाने का है, और जगह से तो काफी बेहतर होगा यहाँ, लेकिन उसमें भी आप बहुत कुछ देखते हैं। रास्ते की तो बात अगर आप करेंगे तो देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछला जो हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो चारों तरफ से खुला हुआ था, ठीक है, चारों तरफ से खुला हुआ था। और क्या कहते हैं कि आप ये इधर से मॉडल स्कूल के सिधाई से आप जाएंगे, तो वहां पे पहले एक पाइप जैसे लगे हुए थे जी, ठीक है। उसमें क्या होता, स्कूल वहीं था अभी जहाँ पे, मतलब हाँ स्कूल तो वहीं है, स्कूल वहीं था, लेकिन यहाँ से जब हम सीधे जाते थे ना, तो रास्ते में आप देखेंगे जो पुराना, यहाँ पे अभी एक TCA है पुराना, वो बन रहा है शायद, रिपेयर हो रहा है। तो उसी के आसपास में ना पाइप लगा हुआ था, बहुत सारे पाइप्स थे उसमें। तो क्या होता था, उसमें कई लोगों के पैर फंस जाते थे, है ना। कई लोगों के, मतलब बहुत ऐसा होता था कि कई किसी का पैर फंस गया, कोई गिर गया, कहीं कुछ हो गया। गाय वगैरह बहुत घूमती रहती थी इधर उधर, कभी किसी ब्लाइंड बच्चे को मार देती थी, कभी रास्ते में कुछ गोबर वगैरह पड़ा रहता है, दृष्टिहीन व्यक्ति लोग जो थे वो चढ़ जाते थे उसपे। तो वही है ना, उसके मतलब नजरिए से देखें तो आज थोड़ा बढ़िया है, मतलब बहुत सी चीजें एक्सेसिबल हो चुकी है। तो अब लास्ट टाइम में आप जाते जाते फिर अगर हमारे श्रोताओं के लिए कुछ गुनगुनाना चाहें। जाते जाते तो मैं यही कहूंगा कि दर्दे दिल, दर्दे जिगर,
दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। ठीक है जी। तो अब लास्ट में आप जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं या दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो नए चाहे रिसेंटली ब्लाइंड हो रहे हों या बाय बर्थ हों, जिनको भी इन चीज़ों के बारे में कम जानकारी हो, है ना, क्या आप संदेश जो है किस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तो संदेश यही है कि खूब मन लगाकर पढ़ें। जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे कलीग्स हैं वो मेहनत करके काम करें, और जो हमारे आने वाले जो दृष्टिबाधित दोस्त हैं, हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं, उनका भरपूर सहयोग करें जी। मैं यही कहूँगा, और मन लगाकर पढ़ें, और कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं आकर के। श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी समय मैं टीसीबी में ब्रेल इंस्ट्रक्टर हूँ, आप कभी भी मेरे पास आकर कुछ भी पूछ सकते हैं जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिली, और पुराने समय में क्या क्या चुनौतियां आप लोगों को यहाँ स्कूल में घूमने में, चलने फिरने में, कैंपस में सामना करना पड़ता था, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, वो सभी आपने विस्तार से जो है यहाँ बताया, और संगीत से मनोरंजन भी हमारे श्रोताओं का करवाया। तो सर आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अब दोस्तों मुझे भी आप सभी से अनुमति लेनी होगी, फिर मुलाकात होगी किसी नए कार्यक्रम में, मेरी बात के किसी और नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी गौरव को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मेरी आशाओं की दीप जले, एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज़ भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, मेरी बात मेरी बात मेरी बात, मेरी बात मेरी बात, मेरी बात। दोस्तों हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर, लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।